अगर आप इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो शेक्सपियर आपको पक्का वहाँ पर मिलेगा। लेकिन हर एग्ज़ाम में शेक्सपियर से कुछ क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं और कई बार रिपीट हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये जो आज मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ये शेक्सपियर के बारे में बार बार पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 4 से 5 बार आए हुए हैं, चाहे वो UPTGT हो, चाहे वो UPPGT हो या DSSB हो या KVS हो। हर एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन बार बार आए हैं, तो हम इन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि काफ़ी इजी है, लेकिन एग्जाम में कई बार वही होता है जो क्वेश्चन आते हुए हैं सिली मिस्टेक्स के कारण वो भी गलत हो जाते हैं, और ऐसे 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाएं तो हम सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हैं। तो ध्यान से इन क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शेक्सपियर वॉज बोर्न इन। लेकिन इन क्वेश्चनों में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो शेक्सपियर की जन्म तिथि कब है भाई, ये देखना। सारे के सारे क्वेश्चन में ऑप्शन हैं मिलते जुलते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है 1564। जो शेक्सपियर का जन्म हुआ था वो 23 अप्रैल को 1564 में हुआ था, और ये जब बैप्टाइज हुए थे वो कब हुए थे 26 अप्रैल 1564 को। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये इनकी 23 अप्रैल है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ भी यही है, और जब ये मरे थे वो डेट भी यही है 23 अप्रैल 1616। ठीक, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन में। ठीक है जी, ये कहाँ पर पड़ता है, ये वॉरविकशायर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर पड़ता है। वॉरविकशायर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, मतलब एक बड़ा एरिया है, उसका नाम है स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवोन। उस स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवोन के अंदर ये एक टाउन है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन क्या है और स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवोन क्या है। ये जो एवोन थी नदी का नाम था, ये उनके गांव का नाम था, लेकिन अब ये टाउन बन चुका है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवोन, यानी कि एवोन का बार्ड। यहाँ से हम इसे लिंक कर सकते हैं। एवोन का बार्ड किसे कहा जाता, कभी किसे कहा जाता था, तो एवोन क्या है, नदी का नाम है। किसका जन्म हुआ था यहाँ पर, तो एक आंसर बचता है शेक्सपियर का। ठीक, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना। बार्ड ऑफ एवोन। एक और शेक्सपियर को कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है, नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है जी, ये भी चीज ध्यान रखना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, यानी कि किस वर्क को शेक्सपियर ने अपनी पहली इन्वेंशन या उपलब्धि या खोज कहा। ठीक, तो उसका आंसर क्या होगा, उनका कोई पहला वर्क होना चाहिए। तो इनमें से पहला वर्क लगभग कौन सा लग रहा है, दोनों में से कोई सा एक होगा। तो आंसर क्या होगा, वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस को उन्होंने फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा। लेकिन वीनस एंड एडोनिस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो बार बार आता है, वो है ये जो वीनस एंड एडोनिस है ये कितने लाइन वाले स्टैंजा में लिखा गया। तो ये कि इनकी नैरेटिव वो थी, पोएम थी, ये उनका वर्क था नैरेटिव पोएम, और ये कितने स्टैंजा में लिखा गया, 6 लाइन स्टैंजा में। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है, बहुत बार। 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया। राइमिंग स्कीम क्या थी उसकी, ABBCC और ये B, 1 2 3 4 5 6। ठीक जी, ये 6 लाइन में लिखा गया। इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये किसमें होगा 6 लाइन में। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये किसमें होगा 7 लाइन में। अगर इनमें कई बार कंफ्यूजन हो ना तो उन्हें काउंट करके देख लेना, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हु इज नोन एज द फोर्थ विच, यानी कि चौथी चुड़ैल किसे कहा गया। अब चुड़ैल का नाम सुनते क्या याद आता है, मैकबेथ। मैकबेथ के अंदर चुड़ैल थी, और जो चौथी चुड़ैल कौन हो सकती है, लेडी मैकबेथ, क्योंकि इसमें इन्होंने किंग डंकन का मर्डर किया था और ये एक विलेन के तौर पर यहाँ पर थी। तो क्या होगा इसका आंसर, लेडी मैकबेथ। जो ये शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, इनकी कई बार डेट भी पूछ लेते हैं, तो उसे याद रखना ट्रिक को। ये कब वो हुआ, लिखी गई हैमलेट 1602 में, और ये ओथेलो 1604 में, किंग लियर 5 में और 6 में। इनके मिलते जुलते ऑप्शन नहीं देंगे, वो ऑप्शन काफ़ी दूर होंगे, तो इसमें आंसर लगा सकते हैं। वैसे इसमें डिबेटेबल है कि 1601 है 1602। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बिगिंस विद इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, यानी कि अगर संगीत प्रेम की दवाई है तो बजाओ, तो म्यूजिक बजाइए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए इनमें से क्या होगा, 12th नाइट।
ये 12th नाइट है, एक कॉमेडी है शेक्सपियर की। ये कब के लगभग लिखी गई, जब वो उस टाइम पीरियड है हैमलेट का, तभी के लगभग ये लिखी गई। और इसमें जो ड्यूक और सिनो होते हैं वो लव सिक है, और वो यहाँ पर ये जो स्टार्ट होता है प्ले, उसकी ओपनिंग लाइन में ये बोलते हैं वो, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। फ्रेलिटी थाई नेम इज वुमन इज अ फेमस लाइन। ये बहुत फेमस कोटेशन है शेक्सपियर की। फ्रेलिटी यानी कि ओछापन, अनैतिकता, थाई नेम इज वुमन, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हैमलेट। हैमलेट है जो ये अपनी मदर जर्ट्रूड के बारे में बोलता है, फ्रेलिटी थाई नेम इज वुमन। ये इस हैमलेट की बहुत फेमस कोटेशन है। हैमलेट जो है ये इनकी ट्रेजेडी शेक्सपियर की बहुत फेमस है। उसकी और भी बहुत सारी दूसरी फेमस कोटेशन है, जैसे टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन, ये एक हैमलेट की है। और द रेस्ट इज साइलेंस, ये हैमलेट की जो हैमलेट है इनकी ये लास्ट लाइन है, द रेस्ट इज साइलेंस। जो ये हैमलेट थे कहाँ के प्रिंस थे? प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ठीक है, कब आई थी इनकी, कब लिखी गई थी? 1601 और 1602 में। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, हमारा बच्चे होते हैं, वो मक्खियों को मार देते हैं, ऐसे जो देवता होते हैं, भगवान होते हैं, वो हमें मारते हैं। ये किसकी लाइन है फेमस? ये फेमस लाइन है अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर की। ये किस में थे? ये कौन सी ट्रेजेडी है? ये है किंग लियर की ट्रेजेडी। ठीक है, कब आई थी ये? 2456। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ 1605 के करीब लिखी गई थी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन शेक्सपियर सोनेट। ये पूछना चाह रहा है कि भी जो शेक्सपियर हैं उनकी जो सोनेट्स थी वो कितनी सारी थी। शेक्सपियर ने बहुत सारी सोनेट्स भी लिखी थी, उनका जो टोटल नंबर था वो क्या था? 154। इन 154 में से उन्होंने 126 और 26 और 2 ऐसे डिवाइड है। 126 में से ये 126 तो थी, उन्होंने डेडिकेट की थी किसी WH को। ये कौन था इनका भी क्लियर नहीं है नाम, ये मतलब इनके बारे में पता नहीं है कि थे कौन। 26 किसी डार्क लेडी को डेडिकेट की थी उन्होंने, और ये दो थी ये किसे डेडिकेट की थी? क्यूपिड को। जो आपने देखा होता है नंगे से बच्चे होते हैं, छोटे छोटे हाथ में तीर लिए हुए, पंख लगे होते हैं, वो प्रेम के देवता होते हैं ग्रीक मैथोलॉजी में, उन्हें क्यूपिड बोलते हैं। तो 2 उनको थी, 26 डार्क लेडी को और 126 मिस्टर WH को। 154 इनकी टोटल जो थी सोनेट थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्ले अपीयर्ड इन। जो ये फोलियो था इसके अंदर जो शेक्सपियर के जितने भी वर्क थे ना, वो सब के सब कंपाइल करके पब्लिश हुए थे। तो ये कब हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वो हुआ था 1623 में। पहली बार 1623 में हुआ था, दूसरी बार हुआ था 1631 में। और इसमें कितनी सोनेट पब्लिश हुई थी? 154 सोनेट पब्लिश हुई थी। और जो वो थे ट्रेजेडीज और कॉमेडीज थी वो कितनी थी? वो 36 थी, जबकि उन्होंने 37 लिखी थी टोटल ये, लेकिन 36 इसमें पब्लिश हुई थी। एक इसमें पब्लिश नहीं हुई थी, वो कौन सी नहीं हुई थी? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु कॉल्ड शेक्सपियर अन अपस्टार्ट क्रो। ये आगे भी है, अन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फीदर्स। ये मतलब यहाँ पर क्रिटिसिज्म किया गया है। जो शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म है, जो उनका अर्ली पीरियड था, उसमें रॉबर्ट ग्रीनी ने उनका बहुत ज़्यादा वो किया है क्रिटिसिज्म, और ये यूनिवर्सिटी विट्स में से एक थे। इन्होंने इनके लिए और भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म किए हैं, और इनमें से एक ये बहुत फेमस है, अन अपस्टार्ट क्रो, यानी कि नया नया नो सीखिया कौवा। ये क्या बोला है इन्होंने? किसको? शेक्सपियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेक्सपियर्स नैरेटिव पोएम इज। ये क्वेश्चन अभी हमने रिपीट किया था, तो उसका आंसर क्या है? सीधा आपको पता चल गया, वीनस एंड अडोनिस। कितनी लाइन स्टैंजा में लिखी गई है? ये 6 लाइन स्टैंजा में। ठीक है, और इसका वो कब हुई थी, लिखी कब गई थी? वो हैस की डेट, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी याद रखना, 1593 में। जो रेप ऑफ लुक्रेसी थी वो 7 लाइन स्टैंजा में लिखी गई थी। और ये वीनस एंड अडोनिस क्या है? इनकी लॉन्ग नैरेटिव पोएम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु सेड ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, यानी कि सारी दुनिया एक रंगमंच की तरह है, हम आते हैं यहाँ पर अपने अपने रोल अदा करते हैं और चले जाते हैं। ये शेक्सपियर की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशंस में से एक है। ये किसकी है? ये जैक्स की है। इस जैक्स को मेलनकली भी जैक्स भी कहा जाता है। और ये कौन सी कॉमेडी है इनकी शेक्सपियर की? वो है एज यू लाइक इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी कॉमेडी है इनकी शेक्सपियर की, एज यू लाइक इट। कब लिखी गई है? 1599 में।
ठीक है। इसमें जो उनकी एक बहुत फेमस फीमेल कैरेक्टर है रोजलिंड, वो इसी के अंदर है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये मेलंकलिक जैक है, ये बोलते हैं इसमें इस लाइन को। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लो इन हैमलेट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी है, ध्यान से देखें इसे। तो ट्रेजिक फ्लो क्या होता है? ट्रेजिक फ्लो क्या होता है? जो ट्रेजिडी होती है, ट्रेजिडी में जो उसका हीरो होता है ट्रेजिडी का, उसके साथ जो गलत घटनाएं होती हैं, उनके पीछे उसकी कुछ ना कुछ कोई कमी होती है, उसी कमी को ट्रेजिक फ्लो बोलते हैं। तो हैमलेट की क्या कमी थी? क्या वो नोबेल था, या इडिपस कॉम्प्लेक्स से सफर था, या लव था, या नोटा था? इसमें क्वेश्चन में गलती होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि जो इडिपस कॉम्प्लेक्स है ना, ये हैमलेट इससे पीड़ित था। तो बच्चे क्या कर सकते हैं, हम इसे आंसर को लगा सकते हैं। इससे आगे क्या है? लव भी हो सकता है ट्रेजिक फ्लो, लेकिन इसका आंसर क्या है? नोटा, नन ऑफ द अबव। जो हैमलेट का जो रियलिटी में जो ट्रेजिक फ्लो था, वो क्या था कि वो डिसीजन नहीं ले पाता था। अगर डिसीजन ले पाता था तो उन पे एक्ट नहीं कर पाता था, मतलब वो सोचता ज़्यादा था और एक्शन नहीं कर पाता था। तो इसका वो आंसर राइट क्या होगा? इनएबिलिटी टू एक्ट। ठीक है, यही जो हैमलेट का था, यही ट्रेजिक फ्लो था। इसी ट्रेजिक फ्लो के कारण ये पूरी हैमलेट की जो है ट्रेजेडी होती है, और एक के बाद एक डेथ होती जाती है इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु सेड वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, तो इसका आंसर क्या होगा कि हम ऐसे हैं जैसे सपने बनाए गए हों। तो इसका आंसर क्या होगा? ना मैकबेथ ना मानुअल, ये है प्रोस्पेरो। और ये किसकी लाइन है? ये जो शेक्सपियर का जो वर्क था टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट, उसकी है। ये टेम्पेस्ट क्या है? ये ड्रामेटिक रोमांस है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कौन से जॉनरे में आता है। ये ड्रामेटिक रोमांस है। और ये कब हुआ था पब्लिश? ये हुआ था 1611 में। और ये शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग भी है, यानी कि ये इनका लास्ट वर्क था। स्वान सॉन्ग उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन। द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामा फॉर द मोस्ट, सबसे ज्यादा शेक्सपियर ने कौन सी वो है जो लैंग्वेज यूज की है? पोएटिक प्रोज, ब्लैंक वर्स, या नैरेटिव प्रोज, या ड्रामेटिक वर्स? देखते हैं, शेक्सपियर ने बहुत ज्यादा काम किया है। अगर वो कोई राइमिंग स्कीम वो करते, अपनाते, तो उन्हें इतने सारे वर्क नहीं लिख पाते। जैसे कि टेम्पेस्ट, उसमें हैमलेट में तो 4000 के करीब लाइन है, तो उन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उनकी जो वो थी लैंग्वेज ज़्यादातर में क्या थी? ब्लैंक वर्स। उनकी कुछ पोएम थी, जैसे हमने यहाँ पे देखा, वीनस एंड अडोनिस में उन्होंने 6 लाइन स्टैंजा का यूज़ किया। रेप ऑफ लुक्रेसी में उन्होंने 7 लाइन स्टैंजा का इस्तेमाल किया। लेकिन ज़्यादातर जो उनकी ट्रेजेडी थी वो किसमें थी? ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी राइमिंग नहीं होती है, जबकि मीटर होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा, तो इनमें से कौन सा शेक्सपियर का ड्रामा नहीं है? तो इसमें एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमारा ध्यान नोट पर नहीं जाता, हम देखते हैं विच इज शेक्सपियर्स ड्रामा और सीधा हैमलेट। ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं बहुत सारी एग्जाम में, तो जहाँ पर भी वो आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आए, तो उसमें पहले ही नोट को अंडरलाइन कर लेना चाहिए हमें। तो इसमें क्या है? ये हैमलेट भी शेक्सपियर का है, टाइटस एंड एंड्रोनिकस भी उनकी ट्रेजेडी है, सिम्बेलाइन भी, और ये एडवर्ड द सेकंड ये होगा। ये इनका वर्क नहीं है। ये किसका है? ये क्रिस्टोफर मार्लो का है, सी मार्लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हु सेड द रेस्ट इज साइलेंस, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ये बहुत फेमस कोटेशन है। किसकी है? ये हैमलेट की। जब हैमलेट लास्ट में मर जाते हैं तो उनके आखिरी वर्ड होते हैं द रेस्ट इज साइलेंस। हैमलेट की और भी बहुत सारी फेमस वो हैं कोटेशंस। कौन सी हैं? वो थी टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन। और कौन सी थी? द ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, फ्रेलिटी, थाई नेम इज वुमन, और भी इस तरह की बहुत सारी कोटेशन है। तो इन्हें याद रखना। कब आई थी हैमलेट? 1601-1602 में। इनकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है, इसमें लगभग 4000 के करीब लाइन है। और इसका जो ट्रेजिक फ्लो क्या था हैमलेट का, वो था इनएबिलिटी टू एक्ट, और ये इडिपस कॉम्प्लेक्स से सफर कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लाइन्स अकर इन एज कैन नॉट विदर हर नोर कस्टम स्टेल हर इन्फिनिटी वेराइटी, यानी कि कोई भी जो उम्र है वो भी उनकी खूबसूरती को नहीं बर्बाद कर सकती, नहीं मुरझा सकती। तो ये लाइन किसके बारे में लिखी गई है? ये कोई बहुत फेमस ब्यूटीफुल कोई लेडी होंगी, उनके बारे में लिखी गई होंगी। तो ये किस में हो सकती है? हैमलेट में भी हो सकती है। ऑल फॉर लव, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। हैमलेट 2 बार आ गया, इसे एज यू लाइक इट कर लीजिए, एज यू लाइक इट।
ठीक है, तो किस में है, ये लाइनें हैं एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा की। ये जो एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा है, इनकी रोमन ट्रेजेडी है, और ये जूलियस सीजर का ही बाद वाला पार्ट है। इसमें क्लियोपैट्रा जो थी वो इजिप्ट की जो थी वो प्रिंसेस, वो थी क्वीन, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और उन्हीं के लिए लाइनें लिखी गई थी। और ये कब लिखी थी? शेक्सपियर ने 1606-1607 के करीब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट एसे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, यानी कि किसी ने ऐसे लिखा था। इसका मतलब क्या है, मैकबेथ में कोई गेट खटखटा रहा है, तो आपको उसे गेट खटखटाने से एक सीन याद आया होगा। जो मैकबेथ था उसमें एक सीन आया था जिसमें वो एक पोर्टर होता है, वो गेट खटखटाता है। तो ये किस में होगा? तो किसने लिखा है ये? इसका आंसर होगा, शेक्सपियर तो लिख नहीं सकते, टी.एस. एलियट ने लिखा, थॉमस डी क्विंसी, उन्होंने एक ऐसे लिखा था। और ये जो सीन था, इस सीन की क्या खासियत है, ये सीन कॉमिक रिलीफ के लिए लिखा गया था। यानी कि जो इससे पहले जो सीन क्या होता है, उसमें क्या होता है, किंग डंकन मारे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक सीन था, बहुत ज़्यादा गोथिक सीन था। तो उससे ऑडियंस को रिलीज करने के लिए, उसे थोड़ा सा खुश करने के लिए, थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए जो लिखा जाता है वो होता है कॉमिक रिलीफ। तो ये जो नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ था, ये क्या था, कॉमिक रिलीफ के लिए लिखा गया था। ऐसे ही शेक्सपियर के और भी बहुत सारे फेमस वो हैं सीन, जैसे एक सीन है बालकनी सीन। बालकनी सीन किस में आता है? बालकनी सीन आता है जूलियस एंड सीजर में। एक ननरी सीन है, ननरी सीन किस में आता है? हैमलेट में। और हैमलेट का ये एक और सीन है ग्रेवयार्ड सीन। और ये जो पोर्टर है, जो नॉकिंग एट द मैकबेथ है, ये किस में था? मैकबेथ में। और ये ऐसे किसने लिखा? थॉमस डी क्विंसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीदर अ बोरोवर नोर अ लैंडर बी, ये किसकी है? यानी कि ना उधार दो ना उधार लो। ये कोई बाप कहता है अपने बेटे को, तो ये किसका क्या होगा? इसका आंसर पोलोनियस। पोलोनियस अपने बेटे को ऐसी हिदायतें देते रहते थे लेयर्टीज को, और उसी से ये बोलते हैं ऐसी ये बात कि नीदर अ बोरोवर नोर अ लैंडर बी, यानी कि ना उधार दो और ना उधार दो। पोलोनियस ने बहुत सारी ऐसी कोटेशन बोली हैं, इसमें से एक है द ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। हैमलेट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो हैमलेट को आप अच्छे से याद रखना। 1602 में आई ये हैमलेट था, इडिपस कॉम्प्लेक्स से फिर सफ़र था, इनेबिलिटी टू एक्ट उनकी क्या थी, वो ट्रेजिक फ्लो था। और इसमें पोलोनियस, होरेस, लेरेटीज, प्रोस्पेरो तो इसमें नहीं है, लेकिन ये बाकी सारे कैरेक्टर इसी के ही हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे बार बार आने वाले क्वेश्चन है, इसमें से कुछ क्वेश्चन 4 से 5 बार आ चुके हैं। तो आगे ऐसी ही वीडियो आएगी, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।